नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। मेरा नाम है मयंक मिश्रा और आज से मैं भारत की राज व्यवस्था का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि इंडियन पॉलिटी के लेक्चर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़े या कई बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको फैक्ट की रिवीजन भी हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा मैं इधर ही कवर करवा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसकी मतलब कि किस जगह किस टाइम पीरियड से मैं इसको पढ़ाऊँगा। मैं इसका टाइम पीरियड लेके चल रहा हूँ जब भारत में अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो उस समय से लेके फिर वो यहाँ पे उन्होंने कैसे व्यापार किया, व्यापार करते करते वो कैसे कैसे हम पर शासन करने लगे, ये सब चीज़ें उस टाइम पीरियड से लेकर मैं आगे चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लें तो भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत आए थे। तो और वो व्यापार करते करते धीरे से हम पे शासन भी करने लगे। वो परिस्थितियाँ कैसे बदली, वो इतिहास की विषय वस्तु बन जाती है। तो हम लोग उसकी ज़्यादा चर्चा ना करके यहाँ पे शॉर्ट चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारी पॉलिटी की विषय वस्तु समाप्त हो जाए। वो बाकी की चीज़ें मैं कंप्लीट हिस्ट्री में करवा दूँगा। तो देखते हैं आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का शासन, मतलब कि 1773 से लेकर 1758 तक रहा। उसके बाद में आया ताज का शासन 1858 से लेके 1947 तक। अच्छा, 1757 से पहले जो था, कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी, और समझ लीजिए कि 1773 के बाद में ही कंपनी ने शासन लागू किया हम लोगों के ऊपर, तो भारत के ऊपर। तो उसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक ताज का शासन रहा। तो कंपनी का जो शासन था, उस समय कुछ नियम पारित करे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो सबसे पहले हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। अच्छा, इसको पारित क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, तो हम देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। तो कंपनी को किस तरीके से रूल करना है, कंपनी पे पहले कोई प्रतिबंध टाइप का नहीं था, सब खुली छूट थी, जो चाहे वो कर सकते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहती थी कि ये कंपनी हमारे हिसाब से काम करे, तो पार्लियामेंट ने ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो जो एक्ट पारित हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। तो उस समय कौन थे, हमारे वारेन हेस्टिंग जो थे, तो इनको कहा जाता है कि ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। सेकंड प्रावधान अगर हम देख लेते तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन कर दिया गया। तीसरी विशेषता अगर हम देख लें इस रेगुलेटिंग एक्ट की, तो ये थी कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगली देखते हैं विशेषता इसकी हम। तो इसकी अगली जो विशेषता थी, इसमें लिखा था कि कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले क्या होता था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो कंपनी का माल ना बेचकर साइड से अपना प्रोडक्ट जो है लेके आते थे इंग्लैंड से, और यहाँ पे बेच के मुनाफा कमाते थे। और जब वो घर लौटते थे तो उनसे जब पैसे का हिसाब लिया जाता था, तो कह देते कि मुझे ये भारतीयों से उपहार मिला है, ये भारतीयों ने मुझे उपहार में दिया है ये चीज़ें, या कोई भी इधर से कुछ सामान लेके गए, तो वो उनसे कह देते कि ये हमें भारतीयों ने उपहार दिया है, तो मैं ये उपहार के तौर पे लाया हूँ। तो ये सब भ्रष्टाचार को देखते हुए पार्लियामेंट ने इसको रोक दिया था। अगला प्रावधान देख लेते थे। इसमें क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब जब इतना जब प्रतिबंध लगा ही दोगे, तो नियंत्रण तो सशक्त हो ही जाएगा।
तो इससे क्या हुआ, इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि आप जो लोग वहाँ पे जो कर रहे हो, इसकी सारी की जानकारी की हमें भेजो। तो अगला जो था, अगला देखते हैं कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो समय समय पर रूल को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए समय समय पर जारी करती रहती थी, जो उनके हिसाब से जो बेहतर होता था। तो इसी चक्कर में उन्हें दूसरा जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है पारित किया। तो इसकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे। इसकी विशेषता थी कि यहाँ से कहीं ना कहीं द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया था। तो इसकी पहली विशेषता थी, इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। अब क्या था कि कंपनी का जो व्यापार करने का जो काम था वो अलग कर दिया गया, और जो प्रशासन का काम था वो अलग कर दिया गया। अच्छा, राजनैतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस गठन किया गया, और वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ठीक है, तो अगली विशेषता हम लोग देख लेते हैं 1784 के एक्ट की। अगली विशेषता ये थी कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश की सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो एक्ट पारित किया गया वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1800 चार्टर अधिनियम के विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए वो हम देखते हैं। तो पहला इसमें जो था परिवर्तन किया गया कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल बने। किसके अधीन, 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके अधीन। सेकंड इसकी विशेषता थी, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। इससे पहले क्या था कि ये लोग अपने लिए अपने लोकल लेवल पे कानून बनाते थे, उन्हीं के हिसाब से रूल करते थे। अब इनसे जो है कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। अब क्या होगा कि जो बंगाल का गवर्नर जो था वो जो कानून बनाएगा वही इनको अपने क्षेत्रों में भी लागू करने पड़ेंगे। अगला देखते हैं। अगली इसकी विशेषता जो थी वो थी, कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। कंपनी से कह दिया कि अब आप व्यापार नहीं करेंगे। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुका था। अब इसका पूरा का पूरा मेन मोटिव जो हो गया था कि भारत पर शासन करना, व्यापार करना नहीं रह गया था। अगली विशेषता थी, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का इसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया। निरस्त किस बात पे कर दिया गया कि ये जो प्रतियोगिता थी उस समय सभी के लिए थी, कोई भेदभाव नहीं था। इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था कि भारतीय भी इसमें हिस्सा ले सकते थे, जिसका अंग्रेजों ने विरोध कर दिया, तो इसलिए इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। तो अगला हम लोग देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता थी, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें दोनों काम बांट दिए गए, यानी कि कानून बनाने का काम अलग और कानून को लागू करने का काम अलग अलग लोगों को सौंप दिया गया। पहले वही लोग कानून बनाते थे, वही लागू करते थे। अब कानून बनाने का काम जो था वो अलग कर दिया गया, और जो बनाने और लागू करने का दोनों का काम अलग अलग सौंप दिया गया। तो इसको हम कह सकते हैं एक छोटी संसद की यहीं से अवधारणा स्टार्ट हुई। नेक्स्ट अगली विशेषता अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ कि सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, और इसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मैकाले समिति की नियुक्ति क्यों की गई, तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एवं चयन है तो खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया इसके लिए। तो इसमें भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान था।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ताज का शासन। 1857 की क्रांति के बाद से तो जो रूल लागू करने का काम था वो आ गया, ताज के अधीन कर दिया गया। तो इसके लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया सबसे पहले। तो इसमें क्या प्रावधान थे वो हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ, जो सारी शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। तो अगला देख लेते हैं इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें अगला प्रावधान था कि गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर उसका नाम कर दिया गया भारत का वायसराय। तो और उस समय जो थे लॉर्ड कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल थे, तो जब नाम चेंज हो गया वायसराय बना दिया गया, तो इस हिसाब से भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना दिए गए। तो अगला प्रावधान देख लेते हैं इसमें क्या था। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को भी इसमें समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम से। अगला प्रावधान इसमें था कि एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन हुआ, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित कर दी गई। तो भारत का जो प्रशासन है उसकी सारी शक्तियाँ जो है राज्य सचिव के अंडर कर दी गई। और ये राज्य सचिव कौन था? ये ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसके कैबिनेट का एक सदस्य होता था। अगला हम लोग देखते हैं, अगला एक्ट जो पारित हुआ है वो हुआ है 1861 का। तो 1861 के अधिनियम की विशेषताएं अगर हम लोग देखते हैं तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई। सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधियों की शामिल करने की बात कहाँ की गई? 1861 के अधिनियम में। इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ लौटा दी गई कि अब जो है मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी है वो अपने लिए कानून बना सकती है, जो कि पहले इससे छीन ली गई थी। तो अगला हम लोग एक्ट देख लेते हैं। तो अगला एक्ट जो है 1892 का अधिनियम। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो इसमें प्रावधान थे कि इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दी और उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा अधिनियम है वो है 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी जो विशेषता है वो है इसने केंद्र और प्रांत दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा दिया कि आप जो है जो कार्य होगा उस पर चर्चा आप ज़्यादा कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना जैसे उनको लिए छूट दे दी गई कि आप बजट पर प्रश्न भी पूछ सकते हो। अगला प्रावधान इसमें क्या था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और इनको विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली। तो अगला प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रावधान है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें कर दिया गया। तो इसमें ये प्रावधान था कि जो मुस्लिम लोग जो हैं तो उन्हें जो चुनने का अधिकार है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही है। बाकी जो हिंदू और जो हैं वो उसके लिए वोट नहीं करेंगे। कहीं पे अगर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो वहाँ पे वोट देने वाले सारे मुस्लिम ही होने चाहिए, उसी से उसका चुनाव होगा। तो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए? तो इसमें प्रावधान था कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि सूची बना दी गई कि हाँ केंद्र बंटवारा कर दिया गया कि केंद्र के हिस्से में क्या काम आएगा और प्रांत के हिस्से में क्या काम आएगा। तो अपने अपने सूचियों पर दोनों ही कानून बनाएंगे। अगला प्रावधान इसमें था कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि मुस्लिमों के लिए ही था। अब इसको जो है बढ़ा के भारतीय ईसाइयों,
भारतीय ईसाइयों के लिए भी कर दिया गया, यूरोपियों के लिए भी कर दिया गया, सिखों के लिए भी इसको कर दिया गया। तो अगला हम लोग देखते हैं प्रावधान। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि इस कानून ने संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिया। अच्छा, इसमें कहा गया कि मत देने के लिए तो स्पेशल लोगों को चुना गया कि संपत्ति का इसमें निर्धारण था कि हाँ, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है तो वही दे सकता है, जो व्यक्ति कर देता है वही वोट डाल सकता है, जो व्यक्ति शिक्षित है वही वोट डाल सकता है। सभी के लिए नहीं कि हर वयस्क मताधिकार इसमें नहीं किया गया, इसमें चुनिंदा लोगों को ही वोट करने के लिए चुना गया। अगला प्रावधान देखते हैं इसमें क्या था। इसमें अगला जो प्रावधान था ये था 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रावधान थे कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासत को एक इकाई की तरह माना। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बना दी गई, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। लेकिन देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो ये योजना कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। तो इसमें अगला प्रावधान क्या था। अगला इसमें प्रावधान था कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया। अगली विशेषता इसमें जो थी, अगली विशेषता थी कि इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अगली विशेषता क्या था इसमें। अगली विशेषता थी कि दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का इसमें और ज़्यादा ही विस्तार कर दिया गया। धीरे धीरे ये सांप्रदायिकता का विस्तार ही करते जा रहे थे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। तो अगला जो हमारा एक्ट है, अगला हमारा एक्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रावधान किया गया कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरी विशेषता क्या थी इसकी। दूसरी विशेषता थी कि इसने भारत को विभाजित कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हम लोग आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है कि कंपनी आती है भारत में और शासन करती है, तो किस तरीके से जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो हम पर शासन करने के लिए वहाँ से कानून बनाती है, जिनको यहाँ पे लागू करवाए जाते हैं। तो किन किन चीज़ों का उन्होंने परिवर्तन करके हम पर शासन किया, वो सब आज हम लोगों ने देख लिया है। तो आगे हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे इसके आगे का टॉपिक लेके। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए कि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके, और वो भी अपनी परीक्षा, जो आने वाली परीक्षा है उनमें उनको भी महत्वपूर्ण लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।